आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम मारूजी सवालात जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी पे MM अली सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये है कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो। आप एक टीचर हैं, क्लास 4 में पढ़ा रहे हैं और आप अपने स्टूडेंट को कोई एक टॉपिक पर फ्रीली राइट करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। बच्चे को कोई छोटा सा प्रकरण देकर उस पर स्वतंत्रता पूर्वक लेखन के लिए आप उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप उस बच्चे को जो मौजू देंगे, जो टॉपिक देंगे, वो कैसा होना चाहिए। समाजी मसाइल से यानी कि सोशल इशू से रिलेटेड हो, कौमी सालमियत यानी कि नेशनलिज्म से रिलेटेड हो, ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक हो यानी कि पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक हो, या फिर माहौलियाती मसाइल से यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड टॉपिक हो। चौथी जमात का बच्चा है, आप उसे कुछ लिखने के लिए देंगे तो कैसा टॉपिक होना चाहिए। क्या वो सोशल इशू के बारे में कुछ जानेगा? कौमी सालमियत क्या है उसको कुछ अंदाज़ा ही नहीं होगा। माहौलियाती मसाइल के बारे में भी उसे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी। उसे सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो अपने बारे में है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, ठीक है, मैं कौन सा खेल खेलता हूँ, मैं शाम में कहाँ घूमने जाता हूँ, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ। तो क्लास 4 का जो स्टूडेंट है वो अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, तो आप उसे उसका खुद का नाम या खुद का पर्सनालिटी उसे टॉपिक देंगे तो वो फ्रीली अच्छे से लिख पाएगा। यानी कि एज ए टीचर अगर हम बच्चे को लिखने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल की ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है। अब गैर रस्मी आमोजिश क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। वो आमोजिश जो हम लोग घर पे बिना किसी कायदे और करीने के नकल करके ऑटोमेटिक सीख लेते हैं, वो गैर रस्मी होती है, जिसको अंग्रेज़ी में नॉन फॉर्मल लर्निंग कहा जाता है, हिंदी में अनौपचारिक अधिगम कहा जाता है। तो भाषा के अनौपचारिक अधिगम में कौन शामिल है? तो ज़बान की तजर्बागाह, घर का माहौल, ज़बान का तरबियती स्कूल और तरबियती मरकज़ और स्कूल। तो यहाँ पे ज़बान की तजर्बागाह, ज़बान का तरबियती मरकज़ और स्कूल ये ज़बान की रस्मी आमोजिश में शामिल हैं, फॉर्मल लर्निंग में शामिल है। लेकिन घर का जो माहौल है ये ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में, नॉन फॉर्मल लर्निंग में शामिल है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल की तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपने बच्चे को एक कहानी सुनाई, मान लीजिए कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनाई और आपने उसमें कछुए को जिता दिया। पूरा प्रोसेस आपने बता दिया कि वो आराम करने लगा, खरगोश सो गया, आपने बता दिया, कहानी ख़त्म हुई। अब आप बच्चे से कह रहे हैं कि ये जो कहानी तुमने पढ़ी है इसको दोबारा बयान करो। तो अब आप बच्चे से अगर दोबारा बयान करने के लिए कह रहे हैं तो आप बच्चे की क्या ज़हानत चेक करना चाहते हैं, उसकी समझ, उसका तलफ़्फ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन, या फिर इमला। तो अब देखिए आपने बच्चे को कहानी सुना दी, अब अगर वो दोबारा उस कहानी को बयान कर ले जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसने कहानी को समझ लिया है।
तो कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद जांच करना चाहता है बच्चे की समझ की। समझ की जगह पे अगर आपको ऑप्शन लिख जाए तफहीम, तो वो भी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तफहीम अगर आपको ऑप्शन दिख जाए इस तरह के सवाल में तो वो आपका जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं? अगर किसी स्टूडेंट का हाथ की उंगलियां मान लीजिए टेढ़ी बेढ़ी हैं, ठीक है, और वो सही से लिख नहीं पाता है, तो इस परेशानी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिसग्राफिया। अब देखिए ग्राफ लिखने जैसा आता है ना, ग्राफ हम बनाते हैं तो मान लीजिए एक लिखने की शैली में ग्राफ बनाना आएगा, तो उसी में आप डिस लगा देंगे तो ये हो जाएगा डिसग्राफिया, और ये लिखने में दिक्कत या परेशानी है। डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया जो होती है ये पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है। एक बच्चा है जो पढ़ता है, जैसे श को बच्चा बड़ी शीन को सीन पढ़ता है, ठीक है। इस तरह से अगर बच्चे में कोई दिक्कत है, जैसे कि सा को वाज पढ़ता है, मान लीजिए सा लिखा है तो इसको वो वाज पढ़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर लिखा है तो वो उसको अनक्लियर पढ़ता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो किसकी वजह से बच्चे के साथ हो रही हैं? डिसलेक्सिया की वजह से हो रही हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक दिक्कत या परेशानियाँ। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है। कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है बच्चे में उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है। पढ़ना क्या होता है? जो पढ़ना कौशल होता है, 4 स्किल जो होती हैं लैंग्वेज स्किल में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये जो रीडिंग है, रीडिंग स्किल, इसका मतलब क्या है? क्या जो कुछ भी लिखा है बस आप उसको दोहरा दीजिए, ये है? या फिर पढ़ने का मतलब सिर्फ मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि कुछ और भी अहम है। तो क्या अहम है? आप एक अच्छे मुकर्रिर हों, यानी कि आप पढ़ें तो ऐसे पढ़ें जैसे एक तकरीर करने वाला पढ़ता है, या फिर मतन के मानी समझे, यानी जो कुछ लिखा है आप उसको पढ़ें तो आप उसको मीनिंग को अख्ज़ करें, समझें। या फिर नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोज़िश हो, या फिर नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर। अब देखिए पढ़ना जो सिंपल ही होता है ना, पढ़ना वही कहलाता है जब आप हरूफ के मीनिंग को अपने अंदर समो लें। यानी पढ़ने का मतलब सिर्फ मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि आप मतन के मानी को समझें। आप दिन भर कोई एक पैसेज दोहराते रहें लेकिन आप उसकी मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपका पढ़ना नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्यों? मैं जो सीटेट का सिलेबस वाइज आपका डिस्कशन करा रहा हूँ क्लास, उसमें मैंने ये सभी बातें आपको बताई हैं कि मादरी ज़बान में तालीम होनी चाहिए। एनसीएफ इस बात की सिफारिश कर रहा है, कानून में भी इस बात का प्रावधान है। ठीक है, एनसीईआरटी भी यही कहता है कि जहाँ तक मुमकिन हो बच्चों की जो एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है वो उनकी मादरी ज़बान में देनी चाहिए। तो ऐसा क्यों सिफारिश की गई है? क्या इसलिए कि इलाकाई ज़बान को इससे फ़रोग मिलेगा, जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो डेवलप होंगी अगर मादरी ज़बान में तालीम होगी तो, या फिर फितरी माहौल बेदार करने के लिए, यानी कि स्वाभाविक वातावरण एक पैदा करने के लिए, या फिर बच्चे कोई ज़बान नहीं सीख सकते इसलिए उनको मादरी ज़बान सिखाओ, या फिर बच्चों में तख्लीकियत यानी कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो एनसीएफ और एनसीईआरटी और हर जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं मॉडर्न, वो सब यही सजेस्ट करते हैं कि मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम दी जाए। क्यों? क्योंकि इससे फितरी माहौल पैदा होता है
बच्चा आसानी से चीज़ों से रिलेट कर पाता है, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है, पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। आप क्लास 1 के बच्चे को उठाइए, वो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानता। अरे फिल्में वगैरह देख के तो वो 2-4 सेंटेंस भी बोल रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, ये तो गलत है। ठीक है। बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। क्या बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, या फिर बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं? अब देखिए, अगर आपने हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड की होंगी तो मैंने आपको समझाया था कि जहाँ कहीं पे भी बच्चों को कोरा कागज़, खाली स्लेट कहा जाए, वो आपका ऑप्शन हमेशा निगेटिव होगा। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है? आमतौर से 5 या 6 साल होती है। 5 या 6 साल की उम्र का बच्चा वो कोरा कागज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब वो घर पे रहता है तो वो मादरी ज़बान को अच्छे से भली भांति समझ चुका होता है। वो मादरी ज़बान के जितने भी अनुभव हैं उनको वो आत्मसात कर चुका होता है। ठीक है। वो मुज़क्कर के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है, मुअन्नस के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है, बड़े के लिए कैसे बोलना है, छोटे से कैसे हम कलाम होना, ये सभी बातें वो समझ चुका होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो खाली स्लेट की तरह होते हैं। बिल्कुल गलत है। बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ही ज़बान की तालीम देनी चाहिए। जहाँ कहीं पे भी रटने की बात आ जाए, सख्त नज़्म व ज़ब्त की बात आ जाए, बच्चों की गलती दिख जाए, वो ऑप्शन हमेशा आपका नेगेटिव होगा। तो कौन सा पॉजिटिव हुआ? बच्चे अपने तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। हाँ दोस्तों, जब बच्चे 5 या 6 साल के होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख के आते हैं, अपने तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। तो दूसरा वाला यहाँ पे दुरुस्त बयान है। चलिए, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हुरूफ तहज्जी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया है? ठीक है। पहले ही पोएम होती है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद स्टोरी होती है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, मान लीजिए सेंटेंस पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड पढ़ाया जाता है। ठीक है। और फिर अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है। तो अगर इस तरह से प्रोसेस अपनाया गया है, यानी कि पहले नज़्मों और कहानियों से शुरू किया जाता है और हुरूफ तहज्जी बाद में आता है, तो इस निसाबी किताब में कौन सा मेथड अपनाया गया है? अब देखिए, पहले ही पोएम ऊपर है। ठीक है। फिर उससे छोटा स्टोरी, फिर उससे छोटा सेंटेंस, फिर उससे छोटा वर्ड, फिर सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अप टू बॉटम आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे जो ऊपर से नीचे है वो यहाँ पे अंदाज़े नज़र अपनाया गया है। ठीक है। अगर नीचे से ऊपर होता तो कैसे होता? पहले अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, फिर स्टोरी, फिर पोएम। अगर इस तरह से प्रोसेस होता तो वो नीचे से ऊपर होता। ठीक है। बॉटम टू अप होता। लेकिन यहाँ पे आपका पहले कहानी, फिर सेंटेंस, फिर वर्ड, फिर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो ये अप टू बॉटम है, यानी ऊपर से नीचे। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर डैश करता है। अब देखिए, इसका जो आंसर है वो 2 हो सकता है, नकल करना और सीखना, दोनों हो सकता है। ठीक है। अब इसमें हम नज़रिया देखेंगे, किसके नज़रिया को यहाँ पे फॉलो करना बेहतर है। अगर आप व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का नज़रिया देखें, जैसे स्किनर और पावलोव का, तो वो कह रहे हैं कि बच्चा नकल करके ज़बान सीखता है। सिंपली मैंने आपको पढ़ाया है, जो पहला चैप्टर है उसमें
जो साइकोलॉजिस्ट का लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो व्यूज़ हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चा नकल करके ज़बान सीखता है। ये किसका कौल है? ये स्किनर का नज़रिया है। लेकिन एक और साइकोलॉजिस्ट हैं नोम चॉम्स्की, जिनका मानना ये है कि बच्चा कुदरती तौर पर ज़बान सीखता है, उसके लिए कोशिश नहीं करता है। उसमें ज़बान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उसके अंदर एक लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली ज़बान सीखता जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन बनाया है उसने चॉम्स्की के नज़रिया से बनाया है। यानी एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर सीखता है, यानी कुदरती तौर पर नेचुरली सीखता है। तो यहाँ पे नकल करता है नहीं बल्कि सीखता है ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका स्किनर का नाम आ जाता तो 100% नकल करना होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। मिंदरजा झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? यहाँ बात लैंग्वेज स्किल की आ गई। अब लैंग्वेज स्किल 4 होती हैं, उसका क्रम आपको पता होगा। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। कभी कभार तरतीब पूछ देता है, लेकिन इसमें जो पूछता है वो क्या पूछता है? वसूल करने की महारत कौन है और तख्लीकी महारत कौन है। तो अब इन चारों में हमें समझना ये है कि वसूल करने की महारत कौन कौन है। अगर हम कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो हम जानकारी को क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को वसूल कर रहे हैं, यानी रिसीव कर रहे हैं, यानी अख्ज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल, और जब हम किताब पढ़ते हैं तब भी जानकारी को अख्ज़ करते हैं, रिसीव करते हैं, रीडिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल ये दोनों जो हैं वो आपकी क्या हैं? रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल हैं, जिसको कहा जाता है उर्दू में अख़ज़ी या वसूल करने की महारत। ठीक है, आपसे पूछ देगा वसूल करने की महारत कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आएगा, आपको बताना रहेगा। अब जो दूसरी किस्म की जो महारत होती है वो है बोलना और लिखना। जब आप बोलते हैं तो आप जानकारी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, तख्लीक करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और लिखते हैं तब भी अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो बोलना और लिखना है ये आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है, जिसे उर्दू में क्या कहेंगे? तख्लीकी महारत। ठीक है, तख्लीकी महारत कहेंगे। ठीक है, महारत यानी कि लैंग्वेज स्किल से मुताल्लिक आगे आपको क्लास दी जाएगी। बहरहाल यहाँ पे एक सवाल आया था तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मल सी बातें आपको बता दूं। अब बताइए इसका जवाब आप ही लोग बताएंगे। किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? सुनना बोलना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, पढ़ना और बोलना। मैं इसका जवाब तो नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। मान लीजिए उस्ताद को पढ़ाना है एडजेक्टिव, विशेषण क्या होता है? सिफत पढ़ाना है। तो बच्चा खड़ा करता है, सलीम खड़े हो जाओ, तुम्हारी क्या क्वालिटी है? मैं ईमानदार हूँ। अली खड़े हो जाओ, तुम्हारी क्या क्वालिटी है? मैं बहादुर हूँ। ठीक है, रामू खड़े हो जाओ, तुम्हारी क्या क्वालिटी है? मैं दयालु हूँ। इस तरह से सबसे अपनी अपनी एक खूबी टीचर पूछता है। ठीक है, और क्या करता है? बाद में कहता है कि जैसे देखो ये सलीम अक्लमंद है, अली बहादुर है, राम दयालु है। तो ये जो राम की दयालुता है, अली की बहादुरी है और सलीम की
सलीम की क्या थी? अक्लमंदी थी। चलिए, अक्लमंदी है ये, इसी को हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। यानी कि जो लफ्ज़ किसी नाउन की विशेषता बताता है वही आपका होता है एडजेक्टिव यानी कि सिफत। तो ये तरीका अपनाया, यानी कि पहले मिसाल दी, ठीक है, और उसके बाद उसी मिसाल से बता दिया कि यही क्या है? एडजेक्टिव है, सिफत है। तो इस तरीके कार को क्या कहते हैं? इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या इसको इस्तिक़राई तरीका कहते हैं? इसको इस्तिक़राई तरीका को हिंदी में कहते हैं आगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड। इस्तिख़राजी तरीका इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, या फिर इसको कुल तबई रद्द अमल तरीक़ेकार, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स मेथड कहते हैं। क्या किया? पहले सिफत की मिसालें दी, बहादुरी, अक्लमंदी और दयालुता, ठीक है। उसके बाद बताया सिफत क्या है। तो टीचर कहाँ जा रहा है? एग्जाम्पल टू रूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो एग्जाम्पल टू रूल जिस मेथड में जाते हैं वो कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव मेथड होता है भाई। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए ये इंडक्टिव मेथड का तरीका है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तिक़राई तरीका। आ गई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे हमारा इस्तिक़राई तरीक़ाकार सही जवाब हो जाएगा। कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? ठीक है, यानी फॉर्मल एटमॉस्फेयर में कौन सी ज़बान सीखी जाती है? एक होती है गैर रस्मी माहौल में ज़बान, जो कि मादरी ज़बान होती है, जो हम घर के माहौल में सीखते हैं, और एक होती है रस्मी माहौल में ज़बान, जो कि हम स्कूल में, लैबोरेटरी में, ठीक है, वहाँ सीखते हैं। तो जो रस्मी माहौल में टीचर की मदद से ज़बान सीखी जाती है वो है सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि दूसरी ज़बान। अगला सवाल है, ये सवाल जो है वो सीटेट में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन के लिए सबको कॉमन अंक मिले थे। क्यों मिले थे? चलिए मैं इसकी आंसर की मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 145 था ना, तो 145 का जो ऑप्शन दे रहा है वो 9 दे रहा है। 9 का मतलब क्या है? आंसर की में अगर आप देखेंगे तो 9 का मतलब यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। 9 का मतलब होता है कि उसके लिए सबको कॉमन मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 145, सॉरी कौन सा था? 148 था। अब 148 को देखें, इसको कॉमन सबको नंबर क्यों मिला है? उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। यानी कि छोटे बच्चे हैं, नए वर्ड को पढ़ाना है तो वो रियल जो ऑब्जेक्ट हैं, हकीकी जो अशिया हैं, वास्तविक जो चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? वर्ड पढ़ाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करता है? हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं इसलिए, या फिर यह लफ्ज़ों के सही तलफ़्फ़ुज़ के तदरीस में माविन है, या फिर तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में माविन होते हैं, या फिर नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के, और जो मुजर्रद फ़िक्र कहते हैं वो क्या होती है अंग्रेज़ी में? ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन। नन्हे तलबा अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते, अहल नहीं होते, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में, उनकी अच्छी लर्निंग में मददगार होती हैं। बच्चों को हम चीज़ें दिखाकर नए अल्फाज सिखा रहे हैं, तो क्या वजह है? एक तो वजह ये भी हो सकती है कि हकीकी ज़िंदगी में जो चीज़ बच्चे देखते हैं उससे रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि नन्हे जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते, इसलिए हकीकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों सही ऑप्शन है, ठीक है, दोनों मुनासिब हैं, इसीलिए CBSE ने इसके लिए सबको कॉमन अंक दिए। जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था
तो मैंने क्या इसको लगाया था, मैंने 4th वाले ऑप्शन को चूज़ किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर शायद सन 2019 का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल करना चाहिए। लैंग्वेज जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें लिटरेचर को भी शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोज़िश का ज़रिया है। ऑथेंटिक लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस है, माध्यम है। इसलिए हमें अदब में ज़बान की दर्सियात में अदब शामिल करना चाहिए। या फिर यह तलबा को तनकीदी गौर व फिक्र का मालिक बनाता है, यह तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में मुआविन होता है, या फिर यह नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए मुआविन होता है। तो अदब, ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल इसलिए करना चाहिए क्योंकि अदब में ऑथेंटिक लैंग्वेज होती है और ऑथेंटिक लैंग्वेज के ज़रिए हमें सीखना अच्छा होता है। तो ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोज़िश का ज़रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आखिरी सवाल है। ठीक है, ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है। क्यों? बच्चों को हम कहानी क्यों सुनाते हैं? उनमें कल्पना की भावना बढ़ाने के लिए, इमेजिनेशन उससे बच्चों की बढ़ती है, कहानी सुनाते हैं, एक ये वजह है। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। कहानी सुनाने की अहमियत क्लासरूम में बहुत है। क्यों? क्योंकि इससे अखलाकियात की तालीम होती है, मोरालिटी की एजुकेशन मिलती है, नैतिकता की शिक्षा मिलती है, ये वजह है। या फिर तफरीह का दिलचस्प माखज़ है, इंटरटेनमेंट हो जाता है कहानी सुनाने से, इसलिए। या फिर उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। या ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत इसलिए है क्योंकि इससे ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो हमने 15 सवालात आपके सामने हल किए जो कि सन 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, 15 सवालात आपको समझ में आए ना? अगर आप लोगों को सीटेट के उर्दू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट उर्दू पेडागोजी का नोट्स चाहिए, प्लस पिछले साल के सभी क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप करें 72 75 54 98 90 पर। ठीक है, आप व्हाट्सअप करेंगे, बराए मेहरबानी कॉल ना करें।